कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। आज सीबीआई और सीएफएसएल के 30 सदस्यों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची है। सीबीआई ने इस मामले में 21 लोगों को आरोपी बनाया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल ही सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। बीरभूम में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटक में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो गया है। आपसी भाईचारे का वजूद खतरे में है। सालाना धार्मिक मेलों में अल्पसंख्यकों को दुकान नहीं लगाने दिया गया। अब कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से बीजेपी सरकार को अर्जी दी गई है कि मंदिरों के परिसर से उन दुकानों को हटा दिया जाए जो हिंदुओं की नहीं है, और इसको शह दे रहे हैं मंत्री और सत्ताधारी विधायक। निहाल किदवई की एक रिपोर्ट। जूतों की ये दुकान लंबे समय से इस मंदिर परिसर में है, लेकिन अब अचानक इसका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इस दुकान का मालिक अल्पसंख्यक समुदाय से। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों की तरफ से एक खत मजुरई विभाग को दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं को किराए पर दुकान न दी जाए। इससे माहौल बिगड़ रहा है और सत्तारूढ़ बीजेपी के मंत्री और विधायक इसको शह दे रहे हैं। हिंदू धर्म आप नहीं मानते हैं, भारत संविधान आप नहीं हैं, और क्या मतलब है आप हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल पर आप व्यापार करने का क्या नैतिकता है आपका? कोई जजमेंट के विरुद्ध बंद करना क्या है? इसको सारे कर्नाटक में सपोर्ट कुछ लोग ने किया है। इस कारण से उधर कुछ जगह में अगर रिएक्शन ना आए तो इसको मत, मैं बोल रहा हूँ सिद्धरामैया जी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको पॉलिटिकली मत करो। शिक्षा मंत्री कहना चाहते हैं कि हिजाब के फैसले को लेकर नाराजगी जताने के लिए मुसलमानों ने जो बंद किया था, ये उसी का नतीजा है। हिजाब और अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। This is beginning of कर्नाटक से धार्मिक सौहार्द को खत्म करने की ये शुरुआत है। मसला अभी दक्षिण कन्नड़ में चल रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, और ये जो सत्ता में जो लोग हैं उनका जो नैरेटिव है अभी सोसाइटी में है। ऑलरेडी ये जो नैरेटिव है बीजेपी सरकार की, ये ऑलरेडी एजुकेशन में आ चुकी है, अभी एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी, और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आ रही है। अभी बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा की वजह से मुख्यमंत्री बने। वो बीजेपी या आरएसएस की पसंद नहीं थे, और अब भी बीजेपी के अंदर उनका विरोध होता रहता है। ऐसे में बसवराज बोम्मई ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे उनके विरोधियों की संख्या विपक्ष से ज्यादा पार्टी के अंदर हो, और इसीलिए फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के आर्थिक हालात खराब हैं। ऐसे में नई सरकार ने अपने खर्चों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने सबसे पहले विधायकों को सिर्फ एक टर्म का ही पेंशन देने की योजना लागू करने का ऐलान किया है, यानी कोई कितनी ही बार विधायक बने उसे सिंगल पेंशन ही मिलेगी। शरद शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब का सरकारी खजाना खाली है। राज्य के ऊपर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ऐसे में पंजाब सरकार ने शुरुआत की है अपना सरकारी खर्च घटाने की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला किया है कि अब विधायकों को केवल एक बार की ही, एक टर्म की ही पेंशन दी जाएगी। पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन लेते हैं, फिर वो जो पंजाबी में समझा रहे हैं, कह रहे हैं, उसको मैं आपको ठीक तरह से हिंदी में समझाऊंगा। ਤੇ हैरानी होगी ਤੁਹਾਨੂੰ कि बहुत सारे एमएलए ਜਿਹੜੇ कोई 3 बार ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ है हार गया, कोई 4 बार जितया होया है, टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया, 6 बार जितया होया, नहीं आए विधान सभा च, उन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ, महीने की। किसी को 3.5 लाख, किसी को 4.5 लाख भी है, किसी को 5.25 लाख भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपया का बोझ पैंदा है। एमएलए भावें 2 बार जिते, 5 बार जिते, 7 बार जिते, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ
एक टर्म दी मिलूगी। पंजाब के अंदर जो व्यवस्था थी वो ये थी कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार भी विधायक बनता था उसकी पेंशन उतनी बार ही जुड़ती चली जाती थी। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए अगर किसी की एक बार विधायक बनने पर पंजाब के अंदर पेंशन 50,000 रुपये थी उदाहरण के तौर पर, तो अगर वो 4 बार कोई विधायक व्यक्ति बन गया है तो 2 लाख रुपए प्रति महीना जो है पेंशन उस व्यक्ति को, उस पूर्व विधायक को हर महीने दी जा रही थी। लेकिन अब पंजाब सरकार ने तय किया है कि अब केवल आप चाहे 1 बार जीते हों, आप चाहे 4 बार जीते हों, आप चाहे 10 बार जीते हों, आपको केवल 1 बार के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी। 75,000 रुपये महीने की पेंशन जो है बताई गई है। अब इसका हम देखें कि किस तरह का असर पड़ेगा या कैसा फैसला है। तो आम आदमी के तौर पर ये फैसला जो है अच्छा ही लगता है, क्योंकि आम आदमी के तौर पर हमको एक पेंशन मिल जाए तो वही बहुत होती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पेंशन जितनी बार आप जीते उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनती चली जा रही है। लेकिन ये जो है कानून वहाँ पर बना हुआ था जिसके हिसाब से व्यवस्था सारी चल रही थी। अब देखें कि किस पार्टी पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, किस पे सबसे कम असर पड़ेगा। तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर इसका सबसे कम असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो पहली बार जीते हैं या कुछ एक विधायक जो हैं वो दूसरी बार जीते हैं। तो सबसे कम असर जो पड़ता हुआ दिख रहा है बड़ी पार्टियों में, वो सबसे कम असर पड़ेगा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर। और जो सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है वो जाहिर सी बात है कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के ही जो विधायक होंगे, पूर्व विधायक होंगे, उन पर पड़ेगा। क्योंकि पहले ज़्यादातर समय उन्हीं के जो विधायक होंगे, पूर्व विधायक होंगे, वो जीते हैं, क्योंकि यही पार्टी सत्ता में रही हैं। तो इन्हीं के जो विधायक, पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर ये जो असर है इस फैसले का वो पड़ेगा। और पंजाब सरकार उम्मीद कर रही है कि अपने इस फैसले से वो 5 साल के अंदर 80 करोड़ रुपए बचा सकती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में रो पड़े। शून्यकाल में स्थानीय नीति पर अपनी बात रखते हुए लोबिन हेम्ब्रम भभकने लगे। हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्थानीय नीति को खतियान आधारित बनाने की मांग को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने गहलोत सरकार का विरोध करने का एक अनूठा तरीका निकाला। वो गहलोत सरकार के विरोध में 12 घंटे तक काले कपड़े पहनकर जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ते रहे। बलजीत यादव राज्य में परीक्षाओं में जारी नकल के खिलाफ नए कानून से सहमत नहीं है और रघुकुल विश्वविद्यालय सीकर के फर्जीवाड़े के मामले में भी वो जांच की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि बलजीत यादव ने गहलोत सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जाने माने लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर शमसुल इस्लाम के व्याख्यान कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। वजह पूछे जाने पर कहा गया कि इसे रद्द करने का सरकारी आदेश है। इंदौर के तुकोगंज के सभागृह में ये व्याख्यान कार्यक्रम होना था, जो टेक्सटाइल डेवलपमेंट ट्रस्ट के तहत चलता है, और इसी विभाग से आयोजकों के पास पत्र आया जिसमें कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई लोग अपने विचार साझा करने वाले थे। हमको प्रशासन से आदेश मिला कि ये प्रोग्राम यहाँ नहीं होगा। फिर बाद में हमारे पास राइटिंग में आ गया कि आपको अनुमति नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया। इस बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। प्रयागराज के जिलाधिकारी मामले की सूचना मिलने पर धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन दिया गया है। हमने इस बात की पुष्टि की है और हम विश्वविद्यालय के कुलपति से बात करेंगे। में अलग अलग स्टील प्लांट्स में से करीब 19 मिलियन टन स्टील का कचरा निकलता है। हालात यह है कि स्टील प्लांट के कचरे के पहाड़ तक बन गए हैं, लेकिन अब इसी कचरे से सड़कें बनाई जाएंगी। इसे लेकर CRRI के प्रिंसिपल साइंटिस्ट सतीश पांडे से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने।
स्टील के कचरे से बनेगी सड़कें, ये संभव कर दिखाया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। मेरे साथ यहाँ के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सतीश पांडे जी, उनसे बात करते हैं कैसे संभव हुआ ये। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिए गए रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने स्टील स्लैग वेस्ट मटेरियल को स्टील स्लैग एग्रीगेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इस एग्रीगेट को नेचुरल एग्रीगेट की जगह रोड निर्माण में यूज़ किया है। देश में करीब 18 मिलियन टन स्टील स्लैग डिफरेंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से प्रतिवर्ष जनरेट होता है। ये एक स्टील स्लैग एग्रीगेट है जो कि नेचुरल एग्रीगेट के समान ही है। इसकी प्रॉपर्टीज नेचुरल एग्रीगेट से कई पैरामीटर पर सुपीरियर क्वालिटी की हैं और इस स्लैग एग्रीगेट को हमने 100% सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल एग्रीगेट यूज़ करके बिटुमिन की 1.2 किलोमीटर लंबी 6 लेन डिवाइडेड सड़क अभी हजीरा पोर्ट को जाने वाली सड़क का निर्माण किया है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि कचरे से रोड बनानी है, क्या क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? इस समय जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अराउंड 18 मिलियन टन स्टील स्लैग जनरेट होता है और बाय द एंड ऑफ 2030 हमारे देश में करीब 45 मिलियन टन स्टील स्लैग निकलेगा। ये स्टील स्लैग एक सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में स्टील प्लांट के आसपास एक माउंट के रूप में जमा होते रहते हैं, जिससे इन्वायरमेंट पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। नेचुरल एग्रीगेट देश में अराउंड 2 बिलियन टन नेचुरल एग्रीगेट की आवश्यकता हमें प्रतिवर्ष रोड निर्माण एवं रोड मेंटेनेंस के लिए पड़ती है। नेचुरल एग्रीगेट के अनसस्टेनेबल क्वायरिंग के कारण कई जगह सीरियस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है और रिसेंटली आपने सुना होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई एरियाज में नेचुरल एग्रीगेट की माइनिंग को बैन भी कर दिया है। अभी तो आपने एक सड़क बनाई है गुजरात में, लेकिन क्या जो बाकी हाईवेज हैं उनमें भी अब इसी से बनाए जाएंगे वो? सर, इस प्रोजेक्ट का जो आउटकम है उसका प्रमुख उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन गाइडलाइन एंड स्पेसिफिकेशन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टील स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन है। इस गाइडलाइन को हम इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना के लेके आएंगे, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिफरेंट रोड बॉडीज़ जो हैं इसको रोड निर्माण में यूज़ करेंगे। थैंक यू। तो ये हैं सतीश पांडे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट यहाँ के, और कई सालों की मेहनत के बाद इन्होंने जो स्टील का जो कचरा होता है उसको प्रोसेस करके सड़क तैयार कर दी है और अब बाकी जो सड़कें हैं, हाईवेज़ हैं, उनमें भी इसी तरह से इस कचरे के जरिए जो सड़क है वो बनाई जाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।